हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिनेश यादव। इस वीडियो लेक्चर में मैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के थर्ड यूनिट स्पेशल कास्टिंग प्रोसेस में एक टॉपिक है प्रेशर डाई कास्टिंग या डाई कास्टिंग, उसको डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले देखते हैं डाई कास्टिंग और प्रेशर डाई कास्टिंग का डेफिनेशन क्या है। अब इसमें दो वर्ड लिखे हुए हैं, एक वर्ड है आपका डाई और दूसरा है प्रेशर डाई कास्टिंग। तो डाई किसे कहते हैं? डाई क्या है? यहाँ लिखा हुआ है इट मे बी डिफाइंड एज दैट कास्टिंग विच यूजेस द परमानेंट मोल्ड कॉल्ड डाई। तो डाई कुछ नहीं, जैसे अभी तक हमने पढ़ा था कि अगर सैंड कास्टिंग में मोल्ड बनाना है तो वो सैंड का बना हुआ होता था। इसी तरह से अगर हमें डाई कास्टिंग में मोल्ड प्रिपेयर करना है तो जो मोल्ड होगा अगर वो परमानेंट है, इसका मतलब है कि अगर वो मेटल का बना हुआ है तो उसे हम बोल देंगे डाई। तो डाई कुछ नहीं है, बेसिकली एक प्रकार का मोल्ड है जो मेटेलिक ऑब्जेक्ट को लेकर के बना हुआ होगा या मेटेलिक ऑब्जेक्ट से बना हुआ होगा। तो मेटेलिक ऑब्जेक्ट के बने हुए मोल्ड को हम डाई कहते हैं। दूसरा वर्ड लिखा हुआ है प्रेशर डाई कास्टिंग। तो प्रेशर डाई कास्टिंग क्यों नाम दिया गया है? अभी तक हमने जो फर्स्ट मेथड पढ़ा था परमानेंट मोल्ड कास्टिंग या परमानेंट डाई कास्टिंग हमने पढ़ा था, जिसका दूसरा नाम था ग्रेविटी डाई कास्टिंग। तो उसमें जो मॉल्टेन मेटल का फ्लो था, मॉल्टेन मेटल का फ्लो कैसे था? ग्रेविटी की वजह से हो रहा था। मॉल्टेन मेटल का फ्लो ग्रेविटेशनल इफेक्ट की वजह से हो रहा था। बट यहाँ पे प्रेशर डाई कास्टिंग में जो मॉल्टेन मेटल का फ्लो है वो पोरिंग बेसिन से लेकर के मोल्ड कैविटी तक कैसे फ्लो होगा? दैट विल बी फ्लो अंडर प्रेशराइज्ड करके हम मॉल्टेन मेटल को पोरिंग बेसिन से ले करके मोल्ड कैविटी तक भेजेंगे। एक्सटर्नल प्रेशर का इस्तेमाल करेंगे मॉल्टेन मेटल को फ्लो कराने में। और ग्रेविटी डाई कास्टिंग में जो मॉल्टेन मेटल फ्लो हो रहा था वो अंडर ग्रेविटी हो रहा था। तो ये दो वर्ड हो गए, डाई कास्टिंग और प्रेशर डाई कास्टिंग। अब इसमें जो हम प्रेशर अप्लाई करेंगे वो किस तरीके से कर सकते हैं? जो अप्लीकेशन ऑफ प्रेशर है कि प्रेशर हम कैसे अप्लाई करेंगे, मॉल्टेन मेटल को अंडर प्रेशर कैसे फ्लो कराया जाएगा, उसके लिए हम दो तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला है कि कंप्रेस्ड एयर को इस्तेमाल कर सकते हैं। मॉल्टेन मेटल को प्रेशराइज्ड करके फ्लो कराने में हम कंप्रेस्ड एयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर दूसरा है हाइड्रोलिकली ऑपरेटेड पिस्टन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं मॉल्टेन मेटल को फ्लो कराने में। जैसे कि आपने पावर स्टीयरिंग के बारे में सुना होगा, जेसीबी का जो भी ऑपरेशन होता है उसमें भी हाइड्रोलिक ऑपरेटेड पिस्टन्स का इस्तेमाल होता है। तो इन सारे तरीकों को लेकर के हम मॉल्टेन मेटल को अंडर हाई प्रेशर फ्लो करा सकते हैं। और कितने प्रेशर तक हम उसको फ्लो करा सकते हैं? यहाँ पे लिखा हुआ है 7 to 700 मेगा पास्कल तक का प्रेशर हम मॉल्टेन मेटल में अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि फेरस एलॉय की अगर बात करें कि फेरस एलॉय की हम इसमें डाई कास्टिंग करते हैं या नहीं करते हैं। तो फेरस एलॉय में प्रॉब्लम क्या आती है? पोरिंग टेम्परेचर बहुत अधिक होता है। जब हम पोरिंग बेसिंग में उसको पोर करते हैं पिघली हुई अवस्था में मॉल्टेन स्टेज में, फेरस एलॉयज को जब पोरिंग बेसिंग में पोर किया जाता है तो उस समय पोरिंग टेम्परेचर बहुत अधिक होता है। अब पोरिंग टेम्परेचर अधिक होने से अगर हमने उसकी डाई कास्टिंग कर दिया, डाई में हमने उसे पोर कर दिया, तो चूँकि पोर करते समय उसका टेम्परेचर इतना अधिक है या यूँ कह लें कि इतना गर्म है, उसका टेम्परेचर इतना अधिक है कि वो इस मोल्ड को भी नुकसान पहुंचा सकता है। या फिर इस डाई को, ये जो डाई मेटेलिक ऑब्जेक्ट का बना हुआ है, इसको भी फ्यूज कर सकता है या थोड़ा सा मेल्ट कर सकता है। तो इस वजह से जो फेरस एलॉय हैं, फेरस एलॉयज़ की डाई कास्टिंग हम नहीं कर सकते हैं यहाँ पे। अब हम बात करते हैं कि जो डाई कास्टिंग है वो कितने टाइप का है। तो बेसिकली देर आर टू टाइप्स ऑफ डाई कास्टिंग। पहला है हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग मशीन और दूसरा है कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग मशीन। तो फर्स्ट मेथड को देखते हैं, हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग मशीन। ये पूरा का पूरा उसका अरेंजमेंट है। हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग मशीन का पूरा अरेंजमेंट है कि क्या क्या लगा हुआ है। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसके अरेंजमेंट के बारे में। ये जो ब्रिक जैसा बना हुआ है, ब्रिक जैसा इसे बोलते हैं फायर बॉक्स। इसमें मेटल पॉट यहाँ पे लगा हुआ है एंड दिस इज बर्निंग फ्लेम। और ये आपका कंप्रेस्ड एयर आने के लिए रास्ता दिया गया है कि यहाँ से कंप्रेस्ड एयर आ सकता है। और ये जो पाइप जैसा दिख रहा है इसका नाम होता है गूज नेक इंजेक्टर या गूज नेक पाइप बोल सकते हैं। और ये ब्लॉक को देखिए, जो डाई ब्लॉक है ये दो भागों में डिवाइडेड है। पहला भाग ये है और दूसरा भाग ये है। जो फर्स्ट पोर्शन है वो फिक्स रहता है और जो सेकंड पोर्शन है वो मूवेबल पोर्शन है। लिखा हुआ है मूवेबल डाई ब्लॉक एंड दिस इज फिक्स्ड डाई ब्लॉक। तो मूवेबल डाई ब्लॉक इस डायरेक्शन में मूव करेगा और फिक्स्ड डाई ब्लॉक फिक्स रहेगा।
तो ये आपका अरेंजमेंट हो गया है हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग का। अब इसमें देखते हैं कि ये वर्किंग कैसे होगा। अच्छा, इसका नाम क्यों हॉट चैम्बर क्यों पड़ा हुआ है? हॉट चैम्बर इसलिए पड़ा है क्योंकि इस पूरे अरेंजमेंट को या पूरे मशीन को अगर आप ध्यान से देखें तो जो मेल्टिंग यूनिट है, जो मेल्टिंग यूनिट है या पिघलाने की जो व्यवस्था हमने करी है या जो फर्नेस है, वो पूरा का पूरा इसी में लगा हुआ है। अलग से हमने कोई फर्नेस नहीं बना रखा है। मेटल को पिघलाने के लिए यूजुअली अभी तक हमने देखा कि अलग से फर्नेस हमने बना रखा था और उसमें मेटल को रख करके पिघलाते थे। फिर पिघले हुए मेटल को हम डाई में या फिर कह सकते हैं जो मोल्ड था, मोल्ड में हम प्रिपेयर करते थे या पोर करते थे। लेकिन यहाँ पे हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग मशीन में जो आपका मेल्टिंग यूनिट है वो इसी में लगा हुआ है, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग। इसमें प्रेशर देख लेते हैं कितना है, 7 टू 14 मेगापास्कल, 7 से 14 मेगापास्कल तक का प्रेशर हम अप्लाई कर सकते हैं। इस पूरे अरेंजमेंट में ध्यान से देखिए कि एयर का इस्तेमाल हो रहा है, कंप्रेस्ड एयर का, हाइड्रोलिक पिस्टन का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। कंप्रेस्ड एयर का इस्तेमाल हो रहा है। क्यों इस्तेमाल हो रहा है? ताकि जो मॉल्टेन मेटल है, ये जो मेटल पॉट में जो पिघला हुआ मेटल रखा हुआ है, कंप्रेस्ड एयर ऊपर से आएगी और इसके संपर्क में आएगी, पिघले हुए मेटल के संपर्क में, वो उसको प्रेशराइज्ड करेगी और गूज नेक के थ्रू, गूज नेक या इस पाइप के थ्रू इस डाई ब्लॉक के अंदर जाएगी। अब पहला पोर्शन फिक्स है, दूसरा मूवेबल है। तो चूंकि ये हाई प्रेशर जो आपका मॉल्टेन मेटल है, हाई प्रेशर से स्ट्राइक करेगा कहाँ पे? मूवेबल डाई ब्लॉक पे, और मूवेबल डाई ब्लॉक इस डायरेक्शन में आगे की तरफ मूव करेगी। जैसे जैसे आपका मॉल्टेन मेटल डाई के अंदर भरता जाएगा और दूसरा वाला पोर्शन मूवेबल डाई ब्लॉक आगे के डायरेक्शन में बढ़ता जाएगा, तो जो शेप साइज होगा, जो शेप साइज डाई का होगा, उसी तरह का फाइनल ऑब्जेक्ट हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये हो गई वर्किंग ऑफ हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग मशीन, कि भाई जो आपका मॉल्टेन मेटल है वो, इसको हम लोग इस डायग्राम से और ज़्यादा से समझ में आ जाएगा। ये एनिमेशन है, ये एनिमेशन है, मैंने यूट्यूब से लिया है, एनिमेटेड वीडियो है, आप इसे यूट्यूब पे जा कर के देख सकते हैं। तो इसकी वर्किंग देखिए, ध्यान से समझते हैं। इसमें जो फर्नेस लगा हुआ है, इसमें जो फर्नेस है वो यहीं पे है। देखिए ये फर्नेस है आपका रेड कलर का, ये फर्नेस है और ये मेटल पॉट है जिसमें हमने मेटल को रख रखा है पिघलाने के लिए। अब इसमें जिंक, हमने एग्जांपल के तौर पे जिंक लिया है, तो जिंक को इस मेटल पॉट में रख देंगे, इस मेटल पॉट में रख देंगे, नीचे से फर्नेस है, फ्लेम जलेगी, तो ये जो आपका मेटल है यहाँ पे ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। जब आपका मेटल मेल्ट हो जाएगा तो यहाँ देखिए प्लंजर लगा हुआ है, प्लंजर, प्लंजर लगा हुआ है, तो यहाँ बोल सकते हैं कंप्रेस्ड एयर नहीं इस्तेमाल किया गया है, प्लंजर या पिस्टन इस्तेमाल किया गया है। तो ये कौन सा मेथड कहलाएगा प्रेशर जनरेट करने के लिए? ये कहलाएगा हाइड्रोलिकली ऑपरेटेड पिस्टन या प्लंजर का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है। तो ये प्लंजर अप डाउन मोशन करेगा, ऊपर के डायरेक्शन में या फिर नीचे के डायरेक्शन में ये मोशन करेगा। जब आपका मेटल पॉट में पिघली हुई अवस्था में रहेगा और प्लंजर डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, ध्यान से देखिए यहाँ पे जो ये सब मेटल हैं, पिघली हुई अवस्था में जो मेटल हैं, इन पे एक प्रेशर अप्लाई होगा और ये प्रेशर अप्लाई होने की वजह से प्रेशराइज्ड हो करके इस गूज नेक से या इस पाइप के थ्रू इधर की डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। अब इधर की डायरेक्शन में मूव करेंगे तो इसमें भी आपका ये वाला पोर्शन फिक्स है, डाई का ये पोर्शन फिक्स है और ये पोर्शन क्या है? मूवेबल है। तो जब आपका पिस्टन या प्लंजर नीचे के डायरेक्शन में मूव करेगा तो पिघले हुए जो मेटल्स हैं वो गूज नेक पाइप के थ्रू जो है आगे की डायरेक्शन में आएंगे। पहले फिक्स डाई ब्लॉक में जाएगा, फिर उसके बाद मूवेबल डाई ब्लॉक, ये जो मूवेबल डाई ब्लॉक है इस पर स्ट्राइक करेगा और ये मूवेबल डाई ब्लॉक इस डायरेक्शन में आगे के डायरेक्शन में मूव करेगा। जैसे जैसे मेटल इसमें भरता जाएगा वैसे वैसे आपका मूवेबल डाई ब्लॉक आगे की तरफ आगे की तरफ मूव होता जाएगा और फाइनली जब आपका टोटल जितना भी मॉल्टन मेटल उसके अंदर जा रहा है पूरे मोल्ड कैविटी में भर जाएगा। सॉलिडिफाई होने के बाद जैसा आपका शेप साइज होगा डाई का, उसी तरह से हमें फाइनल ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। तो ये है आपका हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग की वर्किंग। इसे आप लोग यूट्यूब पे बड़े आसानी से वर्किंग इसका देख सकते हैं। अगला पॉइंट है कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग। कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग, ये इसका पूरा का पूरा अरेंजमेंट है कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग का। जैसा अभी तक हॉट चैम्बर में आपने देखा था, जो फर्नेस है या जो मेल्टिंग यूनिट है, मेटल को पिघलाने की जो हमने व्यवस्था करा था वो पूरा का पूरा उसी अरेंजमेंट में लगा हुआ था। लेकिन कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग में ध्यान से देखिए, कहीं भी कोई फर्नेस इस पूरे अरेंजमेंट में नहीं लगा हुआ है, मेटल को पिघलाने के लिए कोई व्यवस्था इसमें नहीं है।
इसमें जो फर्नेस होगा कहीं अलग से हमने फर्नेस बनाया होगा, उसमें मेटल को पिघलाएंगे। जब मेटल पिघल जाएगा उसको हम लोग जो है ला करके फिर इस लेडल के थ्रू, यहाँ पे देखिए ऑपरेटस फॉर पोरिंग मॉल्टेन मेटल लिखा हुआ, ऑपरेटस फॉर पोरिंग मॉल्टेन मेटल, जिसे लेडल बोल सकते हैं। लेडल में ला करके इस कैविटी में पोर करेंगे। ठीक है, इस कैविटी में पोर करेंगे और यहाँ पे पिस्टन या प्लंजर लगा हुआ है। फिर ये प्लंजर इस डायरेक्शन में मूव करेगा और यहाँ पे जितने भी पिघले हुए मेटल्स होंगे आगे की डायरेक्शन में बढ़ेंगे, प्रेशराइज्ड होकर के बढ़ेंगे। और ये आपका मूवेबल डाई ब्लॉक है और ये फिक्स डाई ब्लॉक है। मूवेबल डाई ब्लॉक पे जैसे ही प्रेशराइज्ड मॉल्टन मेटल स्ट्राइक करेंगे तो ये आगे की डायरेक्शन में बढ़ेगा और जैसे जैसे मॉल्टन मेटल इसमें भरता जाएगा मोल्ड कैविटी में, वो जिस तरह का मोल्ड कैविटी होगा वैसा शेप साइज वो प्राप्त कर लेगा। तो सॉलिडिफाई होने के बाद हमें फाइनल कास्टिंग मिल जाएगी। जिस शेप साइज का आपका डाई होगा वैसे ही हमें फाइनल ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। तो इसमें कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग में सिंपली ये जैसे सैंड कास्टिंग था वैसे ही है, बस जो आपका मोल्ड है वो मेटल का बना हुआ है जिसे हम बोलते हैं डाई। और इसमें जो मेल्टिंग यूनिट है वो अलग अलग ही रहेगी, जो फर्नेस वगैरह है वो हम अलग से बनाएंगे। और हॉट चैम्बर में क्या था, जो फर्नेस था पूरा का पूरा उसी सिस्टम के अंदर ही लगा हुआ था। तो इसमें प्रेशर की वैल्यू देखें 21 से 210 मेगा पास्कल, 21 से 210 मेगा पास्कल तक का यूज कर सकते हैं। जो प्रेशर अप्लाई होगा इतने तक का वैल्यू होगा। और ये प्रेशर कभी कभी 700 मेगा पास्कल तक भी पहुंच जाता है कुछ केसेस में। तो ये हो गया आपका कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग और हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग। अब देखते हैं, अच्छा इसमें जो बेसिक डिफरेंस है, अगर कोई डिफरेंस आपसे पूछता है तो इतना बता सकते हैं कि हॉट चैम्बर में जो मेल्टिंग यूनिट है पूरा उसी में सिस्टम में ही लगा रहता है, और कोल्ड चैम्बर में जो मेल्टिंग यूनिट है, जो फर्नेस है, वो इस सिस्टम से अलग कहीं बना हुआ होता है। तो ये थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस आप इसे बता सकते हैं। बात कर लेते हैं एप्लीकेशन की। दिस प्रोसेस इज यूज्ड फॉर कास्टिंग एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, कॉपर बेस एलॉयज एंड अदर हाई मेल्टिंग एलॉयज। यहाँ पे मीनिंग ये हो गया कि जो फेरस एलॉयज थे उनकी तो कास्टिंग यहाँ पे हम नहीं कर सकते हैं। जो नॉन फेरस के जो एलॉयज हैं, जैसे कॉपर के एलॉय हैं, एल्युमिनियम के एलॉय हैं, जो हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले एलॉयज हैं, उनकी हम डाई कास्टिंग यहाँ पे कर सकते हैं। इधर वो हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग करें या फिर कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग करें, डिपेंड करता है कि किस टाइप की कास्टिंग हमें प्रोड्यूस करनी है। नेक्स्ट पॉइंट है एडवांटेज ऑफ डाई कास्टिंग। तो पहला एडवांटेज देखिए, वेरी हाई रेट ऑफ प्रोडक्शन इज अचीव्ड। पहला एडवांटेज है कि जो प्रोडक्शन रेट है, अगर हम डाई कास्टिंग करते हैं तो प्रोडक्शन रेट बहुत बढ़ जाता है, ये मेन एडवांटेज है। दूसरा पॉइंट है द पार्ट्स हैविंग स्मूथ सरफेस एंड क्लोज डायमेंशनल टॉलरेंस, वेरी लिटिल मशीनिंग इज रिक्वायर्ड। अगर आप डाई कास्टिंग मेथड इस्तेमाल करते हैं, प्रेशर डाई कास्टिंग मेथड इस्तेमाल करते हैं, तो जो ऑब्जेक्ट मिलेगा उसकी जो सरफेस होगी काफ़ी स्मूथ होगी। अब स्मूथ सरफेस से क्या फ़ायदा मिलेगा हमें, जो मशीनिंग की आवश्यकता है, लिटिल मशीनिंग इज़ रिक्वायर्ड। अगर आपका कोई भी फाइनल ऑब्जेक्ट मिल रहा है उसकी सरफेस बहुत स्मूथ है तो हमें मशीनिंग करने की आवश्यकता कम पड़ेगी। डायमेंशनल की बात करें, डायमेंशनल एक्यूरेसी की, तो डायमेंशनल एक्यूरेसी भी आपकी अच्छी मिलती है। जितना आपने डिज़ाइन किया था बनाने के लिए, जितना या जो भी उसका साइज़ है, उतना आपको इसमें ईजिली प्राप्त हो जाता है। थर्ड पॉइंट देखिए, वेरी थिन सेक्शन ऑफ द ऑर्डर ऑफ 0.50 mm कैन बी कास्ट। यहाँ पे लिखा हुआ है 0.50 mm, मतलब आधा तक का कोई अगर ऑब्जेक्ट है तो उसे भी हम प्रेशर डाई कास्टिंग या डाई कास्टिंग से हम बना सकते हैं। वहीं अगर हम सैंड कास्टिंग की बात करें तो 0.50 mm बहुत कम होता है। इतने डायमेंशन तक के जो है कोई अगर ऑब्जेक्ट बनाना है तो वो डाई कास्टिंग से बहुत अच्छे तरीके से हम उसे बना सकते हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छा एडवांटेज है। फोर्थ पॉइंट देखिए, लेस फ्लोर स्पेस इज रिक्वायर्ड। लेस फ्लोर स्पेस इज रिक्वायर्ड। इसमें अगर सेटअप इस्तेमाल करते हैं या फिर पूरा अरेंजमेंट हम कहीं इंस्टॉल करें तो हमें जगह की जो रिक्वायरमेंट है वो कम होगी, मतलब कम जगह में काम चल जाएगा। पांचवा पॉइंट है लॉन्गर डाई लाइफ कैन बी ऑब्टेन्ड। तो डाई लाइफ की बात कर रहा है कि डाई लाइफ जो है बहुत बढ़ जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, जो डाई हैं वो मेटेलिक ऑब्जेक्ट के बने हुए हैं तो उनकी लाइफ क्या हो जाएगी, हमें अधिक मिलेगी। सिक्स पॉइंट है यूनिट कॉस्ट इज मिनिमम। यूनिट कॉस्ट इज मिनिमम,
तो ये तभी पॉसिबल है, ये वाला जो पॉइंट है 6 पॉइंट, ये तभी पॉसिबल है जब हम बात कर रहे हो मास प्रोडक्शन की। मतलब जो प्रोडक्ट बनाना है, अगर अधिक मात्रा में बनाना है तब जा कर के आपका यूनिट कॉस्ट क्या होगा, मिनिमम होगा। वहीं अगर हम स्मॉल प्रोडक्शन की बात करें तो ये ज़्यादा इकोनॉमिकल नहीं होगा। डिसएडवांटेज देखते हैं। देखो पहला डिसएडवांटेज यही लिखा हुआ है, नॉट इकोनॉमिकल फॉर स्मॉल रन्स। अगर हम कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, स्मॉल क्वांटिटी में बना रहे हैं, तब ये ज़्यादा इकोनॉमिकल नहीं होगा, ज़्यादा फायदेमंद नहीं होगा, कह सकते हैं ज़्यादा महंगा पड़ेगा। दूसरा पॉइंट देखिए, हैवी कास्टिंग कैन नॉट बी कास्ट। अभी तक हमने पहले मेथड में देखा था, जो आपका पहला मेथड था परमानेंट डाई कास्टिंग या ग्रेविटी डाई कास्टिंग। उसमें हमने यही पढ़ा था कि डाई कास्टिंग में मैक्सिमम 120 किलोग्राम तक के ऑब्जेक्ट या 120 किलोग्राम तक ही हम कास्टिंग कर सकते हैं। इससे हैवी अगर कास्टिंग करनी है तो हम डाई कास्टिंग से नहीं कर सकते हैं, हमें सैंड कास्टिंग को ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट देखिए, कॉस्ट ऑफ डाई, कॉस्ट ऑफ डाई और डाई कास्टिंग इक्विपमेंट इज़ हाई। ये भी डिसएडवांटेज है कि जो मेटेलिक ऑब्जेक्ट का अगर आपने मोल्ड बनाया है या डाई बनाया है, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी जो कॉस्ट होगी वो सैंड से तो कहीं ना कहीं ज़्यादा ही होगी। तो ये भी आपका डिसएडवांटेज में आ जाएगा कि डाई या डाई कास्टिंग के जो इक्विपमेंट्स हैं वो कॉस्टली आते हैं, महंगे आते हैं। तो ये डिसएडवांटेज हो गया। फोर्थ पॉइंट है, इट रिक्वायर्स स्पेशल स्किल इन मेंटेनेंस। अगर मेंटेनेंस की बात करें, डाई कास्टिंग में मेंटेनेंस की आवश्यकता पड़ेगी कंपेयर टू सैंड कास्टिंग। डाई कास्टिंग में मेंटेनेंस की अधिक आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि अभी आपने देखा एक फिक्स डाई ब्लॉक था, एक मूवेबल डाई ब्लॉक था। तो जहाँ भी मूविंग पार्ट आ गया, जहाँ मूविंग पार्ट आ गया वहाँ पे हमें मेंटेनेंस करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो जो मेंटेनेंस करने वाले वर्कर्स हैं उनमें थोड़ी बहुत स्किल होनी चाहिए, कंपेयर टू अगर कोई वर्कर सैंड कास्टिंग में लगा हुआ है और दूसरा वर्कर है डाई कास्टिंग में लगा हुआ है। तो जो डाई कास्टिंग में लगा हुआ है मेंटेनेंस करने के लिए, उसके अंदर स्किल अधिक होनी चाहिए मेंटेनेंस करने के लिए। तो यहाँ स्किल्ड लेबर की आवश्यकता पड़ेगी अगर हम मेंटेनेंस की बात करें। तो ये हो गया आपका डिसएडवांटेज। तो इस तरह से जो है हमने देख लिया कि प्रेशर डाई कास्टिंग, डाई कास्टिंग क्या है, हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग और कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग किसे कहते हैं। बाकी पॉइंट्स जो है, जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उसको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। लेक्चर को सुनने के लिए धन्यवाद।